वीज़ा विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारे साथ हैं धीरेश कोहली साहब। नमस्कार कुमुद जी। नमस्कार। जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप परिचित हो ही चुके हैं उनके साथ। इमिग्रेशन लॉ के एक्सपर्ट हैं और इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो धीरेश जी, ये भी बता दें सुनने वालों को कि ये जानकारी जो आपको दी जा रही है वो जनरल नॉलेज के लिए है और ख़ास बातें और सवाल हों तो वो बेशक आप अपने किसी वीज़ा के कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं जी। तो आज का विषय बहुत दिलचस्प है, लोगों की फरमाइश भी थी और वो विषय है सिटीजनशिप। मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलियंस की काफ़ी लोगों की दिल की धड़कनें रुकी हुई थी। अच्छा। और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के लिए शिप के लिए काफ़ी सारी जानकारी मिल जाए। जी बिल्कुल, बहुत से लोग चाह रहे थे, हम अन्य विषयों पर भी चर्चा कर रहे थे, तभी भी लोगों के सवाल आते थे सिटीजनशिप के बारे में और हमने वायदा किया था कि आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो ये पूछूं धीरेश जी कि जानते तो सभी है, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं, सिटीजनशिप क्या है? व्हाट इज सिटीजनशिप? बेसिकली सिटीजनशिप जो है, जैसे हमारे मिनिस्टर ने पीटर डटन ने डिस्क्राइब किया और वो क्या चाहते हैं जी। वो ये कहते हैं कि ये एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज मीन्स आपके लिए एक खास अधिकार है आपका। दूसरा आपका है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका कमिटमेंट है। तीसरा आपका जो है ये इसको साधारण तौर पे नहीं लेना चाहिए, और क्योंकि ये जो है एक अधिकार कुछ ही गिने चुने लोगों को मिलता है। अच्छा। तो आप उस अधिकार के लिए काबिल बनते हैं तो आपको ये अधिकार सम्मान के साथ दिया जाता है। बिल्कुल। तो उसी को ही हम सिटीजनशिप की प्रिविलेज बोलते हैं। ठीक है, तो सिटीजनशिप की प्रिविलेज के देने के लिए सरकार आपसे क्या उम्मीदें रखती है? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? सिटीजनशिप के लिए बेसिकली कहते हैं कि ये जो है इच्छा अनुसार है। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेनी है। वो तो सबके मन में है। काफी सारे लोगों को देखा है 10-10, 20-20 साल तक उन्होंने नहीं ली है। अच्छा। उन्होंने अपनी देश के साथ लगता उन्होंने जुड़े रहे हैं, बट उनके हर एक में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि आपके मन में ऑस्ट्रेलिया के लिए इच्छा होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। इसके साथ एक बंधन होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए दिली ख्वाहिश होनी चाहिए, इस मुल्क के रीति रिवाज। और देखिए, इसी बात का असर था कि जब 26 जनवरी 1949 में ऑस्ट्रेलिया ने पहला ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जी। उस दिन से लेकर अब तक करीब 5 मिलियन, मतलब 50 लाख इतने लोगों ने सिटीजनशिप ली है। तो ये साफ दिखाई देता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो विदेशी मूल के नागरिक आते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना अट्रैक्शन मिलता है, और वो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होने के साथ साथ नागरिक भी बनना चाहते हैं ताकि इस ज़मीन को अपनी ज़मीन कह सकें। वाकई ये ज़मीन है सबकी ज़मीन, पर इसके लिए आपको योग्य भी बनना पड़ेगा। सिटीजनशिप के लिए कुछ नियम तो पहले थे, अप्रैल से इनमें फेरबदल किया गया है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? इसमें एक्चुअली इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो पहले से ही कानून मौजूद थे, जिन कानून के तहत आपको सिटीजनशिप दी जाती है, उस में कुछ फेरबदलाव भी करने की उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम इसको सुदृढ़ बनाएंगे इस सिस्टम को। तो जैसे मतलब इसमें गवर्नमेंट ये चाहती है, और इनको रिकमेंडेशंस भी मिली हैं कि एक तो जो है गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट करे और लोगों को ये समझाने की कोशिश करे। सो ये जो थी मेल मुद्दा था। बट आप मुख्य रूप से क्या जानना चाहती हैं, एक बार अगर आप दोहराएं तो मैं और विषय के अंदर। सिटीजनशिप के नियमों में कौन सिटीजन बन सकता है? पहले कुछ सालों की अवधि थी जिसके बाद आप आवेदन डाल सकते थे यहाँ के नागरिक बनने के लिए। अब कुछ फेरबदल किए गए हैं, तो क्या फेरबदल है? सबसे पहले तो मतलब पहला सवाल इनका था कि आपके अंदर कुछ उम्मीदें, जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी ऑस्ट्रेलिया के प्रति निष्ठा है, जिसे मतलब अंग्रेजी के शब्द में
एलिजियंस बोलते हैं। ओके। और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ को समझते हैं और उनकी कदर करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, और उनके मुताबिक चलना भी चाहिए। उनके मुताबिक चलना चाहिए। तीसरा है कि आप एकीकृत होते हैं, मतलब इंटीग्रेट होते हैं। हाँ। इंटीग्रेट मीन्स आप विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न देशों के लोग जो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट होके आए हैं, उनके साथ आप मिलजुल के रहें ताकि एक परिवार, ऑस्ट्रेलिया एक परिवार दिखाई दे आपको। सही। और उसके बाद आप एक जो खास बात है, और लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से उम्मीद की जाती है कि वो आप अपनी समाज के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। तो ये जो है, ये रिश्ता नहीं हो सकता, लेन देन की बात है, तो इस देश के लिए भी हमें कुछ करना जी जी जी। ये आपके लिए एक अहम मुद्दा था और आपके लिए एक बड़ी ज़रूरी जानकारी है जो आपको सिटीजनशिप के साथ लेनी पड़ती है। तो यहाँ की सिटीजनशिप अन्य देशों की सिटीजनशिप से कितनी अलग है? देखिए, सिटीजनशिप तो नागरिकता सभी देशों की होती हैं जब आप एक बार नागरिक बन जाते हो, बट जैसे देखा गया अभी तक जो था ऑस्ट्रेलियन का सिटीजनशिप, ये काफ़ी सरल था। और सरल में अब फेर बदलाव के बाद थोड़े सख्त कानून बनाए जा रहे हैं जी। और जहाँ तक मैंने कंपेयर किया है कुछ कंट्रियों को, उनको देखने के बाद मैंने महसूस किया कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप अभी भी बहुत जेनरस है। अच्छा जी, मेरी नज़रों में मुझे जेनरस नजर आई। जैसे सबसे कठिन सिटीजनशिप में जो मैं देखता हूँ वो है डेनमार्क की। अच्छा। आपको 9 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो आप खुद ही सोचें कि आप एक मुल्क में 9 साल तक रहते हैं, उसके बाद आपको नागरिकता मिलती है। और उसके कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया की 4 साल, ज़्यादातर सभी मुल्कों में 4 साल का ही एक प्रावधान है, और 4 से 6 साल, 5 साल अलग अलग कंट्रीज़ में है। अब यूके में भी जैसे मतलब मिनिमम आपको 5 साल रहने हैं। उसके बाद और थोड़ी डिटेल में अगर जाएं तो 5 साल में किन किन कारणों में आपको रेजिडेंस चाहिए, या आप सिर्फ रह रहे हैं, या आपने गए और एयरपोर्ट से पासपोर्ट लेकर रिटर्न टिकट लेकर चले गए और आपने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया, यूके का या और किसी कंट्री का रेजिडेंट हूँ, उनमें नहीं है। उनमें सभी के साथ कुछ ना कुछ है। एक है तो रेजिडेंट रिक्वायरमेंट, रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट, और दूसरी होती है कि आप वहाँ के नागरिक हो और वहाँ पे मिनिमम कितने समय तक रहे हो। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक जो था 4 साल का नियम को सख्त किया हुआ है। उसमें इन्होंने कहा है कि आप जो है 12 महीने, मतलब पिछले 12 महीने आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रुके रहना चाहिए, तभी जाकर आपको आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, और अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक था जो आपकी ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन मुकाबले में। तो मैं दर्शकों से, श्रोताओं से कहूँगी आप भी अपने सवाल पूछिए। तब तक मैं कुछ आम जनरल सवाल पूछ रही हूँ आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। एक सेकेंड में एक बार और बीच में आऊँगा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पे। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस जो है इस बात पे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़े से नाराज़ भी थे कि ये इंग्लिश टेस्ट क्यों लगाया गया, बट मैंने स्टडी की है और मैंने स्टैटिस्टिक्स देखी है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। जो गवर्नमेंट का पेपर पब्लिश हुआ है उसमें क्लियरली बताया है न्यूजीलैंड के लिए भी मिनिमम 4 थी। अच्छा। और हाँ, न्यूजीलैंड के लिए थी, और बाकी सभी डेनमार्क के लिए 6 और 6.5 अभी भी है। तो आप देखिए, एक तो 9 साल ऊपर से 6, तो आप खुद ही सोचें कि ऑस्ट्रेलिया भी क्यों उन कानूनों को लागू ना करे जो इनके बराबर के मुल्कों ने वो कानून लागू किए हैं। तो एक तरह से अच्छा भी है कि ये अंग्रेजी भाषा वाली कंट्री है और आप जो है अंग्रेजी में आप दूसरे से वार्तालाप कर सकें, ये एक बड़ा ज़रूरी है। तो शायद इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये तो अंग्रेजी की ज़रूरत की बात की आपने। कुछ साल यहाँ रहना पड़ता है, पहले एक पूरा साल यहीं पर आपको मौजूद रहना पड़ता है, मगर कुछ एग्जेम्पशंस मेरा मतलब है, कोई छूट वगैरह है इसमें? एक्चुअली छूट दी गई हैं, जहाँ पर एक तो है कि कोई बच्चा अगर 18 साल, उसको हम बच्चा ही कहेंगे, तो एडल्ट है, 18 साल से छोटा है, तो उसको सिटीजनशिप की एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट के लिए छूट मिलती है, तो वो पेरेंट्स की एप्लीकेशन के साथ जाते हैं। तो दूसरा था कि आपका उम्र अगर आपकी 60 साल की है, हाँ। 60 साल की अगर आप उम्र पार के हैं तो आपको इन चीज़ों से एग्जामिशन मिलता है। चलो तो ये तो अच्छी बात है। ये भी बताइए हमें कि क्या क्राइटेरिया
यही होना चाहिए, अंग्रेजी वगैरह यहाँ के मूल्यों के मुताबिक रहना, इंटीग्रेट करना, और भी कुछ एलिजिबिलिटी उसमें और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आता है, जैसे आपका चरित्र महान होना चाहिए। महान का मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि वो बिल्कुल चरित्र साफ होना चाहिए, और कानूनी तौर पे आपको जो है आपके ऊपर कोई एलिगेशंस ना हो, कोई आपके ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शंस ना हो, और ये जो है कम से कम 10 साल के रिकॉर्ड देखे जाते हैं, तो काफ़ी कठिन मुद्दा है ये। और 10 साल तक के रिकॉर्ड चेक किए जाएं, तो उसके बाद भी अगर उनका बर्ताव चेंज नहीं होता तो वाजिब है कि उनको सिटीजनशिप के शायद गवर्नमेंट समझती है कि ये लायक नहीं है। तो ये बताइए कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए अगर मैं या कोई सिटीजनशिप चाहता है, यहाँ पर रहा है 3-4 साल, तो क्या उनका होना चाहिए रास्ता? बेसिकली एक तो आपको कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हों, जिसमें आखिरी 12 महीने आपने ऑस्ट्रेलिया में बिताए हों। उसके बाद कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें छूट मिल सकती है, जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था। एक तो है कि आपको अगर डिफेंस सर्विसेज में हैं तो डिफेंस सर्विसेज में आपको, वैसे तो आप डिफेंस सर्विसेज में तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक आप सिटीजन नहीं हैं, बट अगर सिटीजनशिप उसमें डिफेंस सर्विसेज में आप अप्लाई करते हैं होते हैं तो आपका फास्ट ट्रैक और उसमें एग्जाम्पशंस की छूट मिलती है। दूसरा है एक आपका जो है स्पेशल सी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट। इसमें ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि इस सिटीजन बनने के बाद इनका योगदान ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी को क्या रहेगा। योगदान कई तरीके से दिया जाता है, एक कोई ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी का हो या सोशल का हो, और भी मतलब लाइक काफ़ी बड़ी लिस्ट हो सकती है जिनका इंडिविजुअली जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये योगदान ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो उनको छूटें मिल सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ रहने वालों के लिए अब जो लोग चाहते हैं सिटीजनशिप, उनके लिए क्या कठिनाइयाँ सामने आई? उनके लिए कुछ कठिनाइयाँ तो ज़रूरी हैं कि पहली बात तो है कि अगर वो किसी वजह से उनका पुराना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, और आपके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट किसी वजह से खो गया है, तब काफ़ी तकलीफ होगी। और ये हाल में काफ़ी मेरे सामने भी देखने आया है। तो उनकी सिटीजनशिप खो गया तो उनको वापस सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ा, और उसके लिए काफी कठिनाई का रास्ता फॉलो करना पड़ा। एक तो ये था, तो संभाल के रखना चाहिए भाई। बिल्कुल, ये आपको सिर्फ इसको कागज का टुकड़ा ना समझें। नहीं भाई। दूसरा ये है कि अगर आपके जो है बच्चों के साथ आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपको सिटीजनशिप के एप्लीकेशन में तकलीफ आ सकती है। और आप अगर विदेश में हैं, यात्रा कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आप वक्त से पहले नहीं लेके जाते तो उससे भी आपको तकलीफें होंगी काफ़ी सारी। ये मुश्किलें तो हैं। मेरे ख्याल में कुछ सवाल भी हम लोगों को ले लेने चाहिए अगर इजाज़त हो तो। हमारे सुनने वालों ने कई सवाल भेजे होंगे, और सवाल सबसे पहले ये है जी पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं कि Vinny Singh, dear sir and madam, have the new rules been cleared by the parliament yet, and do the new changes apply to everyone after April this year? Now tell us that. Actually, like this is what is the right question, and मैं इस पॉइंट पे आना ही चाहता था, आपने पूछ लिया तो मैं अभी आपको एडवांस में ही बता दूं। जैसे एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो बिल की एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में बिल पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, पार्लियामेंट में डिबेट होती है। उनमें अगर कोई कमियां हो तो जैसे अपोजिशन पार्टी हर जगह हल्ला मचाती है, यहाँ भी मचाती है, तो अपोजिशन पार्टी अगर उनको लगे कि कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ होगा तो वो से मुद्दे करते हैं, तो उनमें संशोधन किया जाता है। अच्छा। तो अभी सेकंड रीडिंग के लिए पार्लियामेंट के पास पड़ा हुआ है, तो उम्मीद है कि अगले पार्लियामेंट सेशन में ये क्लियर हो जाएगा। बट उनकी जो मतलब सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन का बिल्कुल इरादा गवर्नमेंट का है। जी। तो उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जयेश शाह कहते हैं, डियर सर, हाउ डू दे काउंट 60 years? इज इट रनिंग 60 या 60 पूरे हो गए हों?
Correct. It is actually after your first birthday. अच्छा अच्छा। Technically, I believe that आदमी की उम्र 60 साल कब गिनी जाती है जब और उसका बर्थडे। अनुप्रीत गुजराल पूछते हैं कि व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन द न्यू लॉ एज सजेस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल। जी, ये भी आपने सवाल एडवांस में पूछ लिया, तो मैं आपकी एडवांस में ही उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। अच्छे सवाल पूछते बिल्कुल हैं, अच्छे सवाल हैं और आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं। जी। एक तो उन्होंने कहा कि हम लोग इंग्लिश के लिए टफर लॉ करेंगे, तो इंग्लिश के लिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट 6.0 है और इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है अनलेस कि वो स्पेशल क्राइटेरिया में आए। और जैसे डिफेंस सर्विसेज का मैंने बोला या स्पेशल प्रोग्राम में बोला, या वो जो है अंडर 18 बच्चा है जो माँ बाप की एप्लीकेशन के साथ जाता है। और दूसरा जो है कैरेक्टर इश्यूज, आपके कैरेक्टर इश्यूज में कोई इशू नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर इश्यूज में कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे आप कन्विक्टेड ना हो आपके पास। हालांकि एक बड़ा एक इंसिडेंट आया है, आप प्लीज़ सभी दर्शकों के लिए ये एक चेतावनी की तरह मुझे दिखाई दे रही है। उसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक मेलबर्न में किसी फैमिली को इस चीज़ का सामना करना पड़ा खाली ट्रैफिक ऑफेंसेस की वजह से, तो उनको सिटीजनशिप रिफ्यूज की गई है। इसके हाँ बिल्कुल, आप और नॉट ओनली मल्टीपल ऑफेंडर्स बोलते हैं बेसिकली। एक बार पार्किंग गलत कर दी तो इट्स नॉट अ बिग पार्किंग, आई डोंट नो उसमें पार्किंग ऑफेंस उस कैटेगरी में नहीं आता। बेसिकली जो आरटीए के एक्ट के अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस में गिना जाता है, जैसे शराब पी के गाड़ी चलाना और या स्पीडिंग करना, तो उनको जो है तो बिल्कुल भी मत करिएगा। सिटीजनशिप चाहिए या ना चाहिए, जैसे मैंने पहले से ही कहा था कि आपको यहाँ के कानूनों का सम्मान करना है, यही आपसे उम्मीद भी की जाती है। तो आप कानूनों का सम्मान करें तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया सरकार आपको यहाँ का नागरिक बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। जी, तो मैं सवाल देख लूं। एक सवाल और एक चीज और थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर, जिसे हम कहते हैं कि आपके पास कोई आप जानकारी नहीं छुपाएं। जिस तरह के सवाल किए जाते हैं, फॉर्म में पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन में पूछे जाते हैं, कृपया करके सारी जानकारियां दें और उनसे कुछ छुपाने की लगता है कई लोगों को कि ये मैं नहीं बताऊंगा तो उनको पता नहीं लगेगा। इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें काफ़ी डीपली जाके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और एसीओ अच्छी तरह चेक करती है। सिटीजनशिप देना किसी को एक मजाक या खेल नहीं है। सो डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी ऑनेस्ट मिस्टेक है तो आप उसको स्वीकार करें और वो ऑनेस्ट मिस्टेक का जायज़ा लिया जाएगा केस ऑफिसर के जरिए कि ये जो है ऑनेस्ट मिस्टेक जो है माफ़ी करने लायक है, और या ऐसी मिस्टेक है जिसको माफ़ी नहीं दी जा सकती, तो मिनिस्टर की उसमें जजमेंटल कॉल होगी कि इनके साथ क्या किया जाए। ये बहुत अच्छा आपने बताया। अभी तो फॉर्म वगैरह भरें तो बहुत सावधानी से, भूल न करें, और भूल हो जाए तो स्वीकार भी कर लें उसको। अच्छा जी, गुरतेज ने शुक्रिया अदा किया है आपका। और अनुप्रीत पूछते हैं, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द IELTS and it is currently valid. Can I use it while lodging citizenship? I believe you have to demonstrate जो एक IELTS की स्कोरिंग की वैलिडिटी होती है। इन्होंने अभी मेरे सामने ये नज़र नहीं आया कि उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में करना चाहिए या कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको खुल के सामने नहीं आया। जब तक बिल पास नहीं होता तो बिल में सारे प्रावधान होंगे, प्रोविजंस होंगे, उसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी कि ये जो सर्टिफिकेट किस समय तक वैध रहेंगे, वैलिड रहेंगे। जी। तो मित्रों, आपसे गुजारिश है, आप सवाल करते रहें, धीरेश कोहली आपको जवाब देते ही रहेंगे। फेसबुक तो आप हमारा देख ही रहे हैं, सवाल आते रहें। तो ये सवाल पूछूं कि मिनिस्टर का, इमिग्रेशन मिनिस्टर का क्या आप कहना है, उनकी कितनी भूमिका है इस पूरी प्रक्रिया में? पूरी प्रक्रिया में मिनिस्टर की ये भूमिका है कि उनका एक अधिकार है कि इमिग्रेशन और सिटीजनशिप को, सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखें। तो उसके लिए मिनिस्टर के पास पूरे अधिकार अभी भी मौजूद हैं, बट पावर और कई जगह पे कमियां अगर देखी गई है तो मिनिस्टर चाहते हैं कि उनकी पावर
और इंक्रीज़ की जाए ना। वो कैसे इंक्रीज़ की जाए, उसके लिए कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट जो है और मिनिस्टर्स जो हैं और एमपीज जो हैं ये बिल नए पेश करेंगे और संशोधन के लिए बोलेंगे कि इस एक्ट में ये वाला जो है इसकी कमी है या इसमें संशोधन किया जाए। तो जैसे अभी एक बड़ा हॉट टॉपिक है इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास रिवोकेशन का। अभी तक हम सब जानते हैं कि आपने लोग जानते हैं एक बार यहाँ आप सिटीजन बन गए तो आपको कोई छू नहीं सकता। लेकिन यही एक कैच है, अब मिनिस्टर जी चाहते हैं कि ये पावर्स मुझे दे दी जाएं और अगर किसी इंसान ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपने कानूनों की अवहेलना की है, ऑस्ट्रेलियंस का सम्मान गिराया है और आपने सिटीजनशिप को जो है वैल्यू को ख़त्म किया है, तो उस केस में मैं उसको आपकी सिटीजनशिप वापस छीन सकता हूँ। अभी हाल में हुआ है ना? बिल्कुल हुए हैं और हाल में कई केसेस हुए हैं जिनके ऊपर बिल्कुल वो आप क्योंकि उनके लिए खास तौर पे देखा जाएगा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की इंटीग्रिटी और को चैलेंज किया या सिक्योरिटी का एक इशू है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर की नज़र रहेगी कि वो चाहते हैं उनके हाथों से सिया जाए। बट इसमें एक और बात है, मजबूरी है कुछ लोगों के लिए, ऐसे हालात हो सकते हैं जब वो इंसान, उसे बोलते हैं स्टेटलेस, मीन्स उसका कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे वो एज ए किसी भी वजह से आया हो, बट आज की तारीख में अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसकी स्टेट होल्ड छीन लेती है, उसकी नागरिकता, तो वो इंसान कहाँ जाएगा? उस केस में मिनिस्टर्स के पास देखना पड़ेगा, स्पेशल पावर्स हैं, बट आपको अपील भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मेरे मौजूदा हालात मुझे जो हैं किसी देश रहित, मतलब जिसे हम कहते हैं असाइलम, मैं रिफ्यूजी बन जाऊंगा और अपने ही देश में खुद रिफ्यूजी नहीं हो सकता क्योंकि आप वहाँ के नागरिक हैं। ऐसे भी केसेस हुए हैं, बिल्कुल। जी। अच्छा, एक तो ये था कि आपके जो है स्टेटलेस हो जाएंगे। दूसरा ये कि आपकी इस समाज में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ या आपकी सिस्टम के साथ कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं जिनकी जुड़े होने की वजह से आपको शायद एग्जम्पशन मिले। बट एक ही चीज़ है कि अगर इमिग्रेशन ऑफिस से आपको सिटीजनशिप की कैंसलेशन आती है, जबकि मैंने कैंसलेशन का टॉपिक एडवांस में ले लिया है, कैंसलेशन आती है तो उसमें एक ही कैच है, जो अब तक था कि लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाके अपील करते थे, जिसे लोग एमआरटी भी बोलते हैं, अब एमआरटी का नाम एएटी में बदल गया है। वहाँ जाकर अपील करते हैं और काफ़ी सारे लोग केस जीत के आ जाते हैं, बिकॉज एमआरटी का रवैया डिफरेंट होता है और एमआरटी उसको उस तरह से देखती है कि इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो हम उसको दोबारा से एक बार विचार करें, तो एमआरटी का पर्पज़ ये होता है। बट अब मिनिस्टर जी ये चाहते हैं कि आप अगर एमआरटी से भी केस जीत कर आते हैं तो मैं चाहूँगा तो आपका सिटीजनशिप तब भी ले लूँगा। हो तो भाई नियम कानूनों के मुताबिक चलना ही चाहिए और चलते भी हैं। और एक नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वो अपने देश के सभी कानूनों का, हर चीज़ों का सम्मान करे। अच्छा, प्रदीप चौहान पूछते हैं कि सर, हाउ पॉजिटिव आर यू टू गेट दैट द चेंजेस विल गेट पास्ड? मोस्ट लाइकली इट विल बी, बिकॉज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में सेकेंड रीडिंग पे कोई बिल पहुंच जाता है तो वो काफ़ी प्रोग्रेस में दिखाई देता है। जी। अच्छा, अमित डावर कहते हैं कि आई सॉ इन द न्यूज़ दैट द गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग सपोर्ट टू पास द न्यू सिटीजनशिप रूल्स इन पार्लियामेंट। इज द न्यू रूल एप्लीकेबल नाउ और द बिल नीड्स टू पास बिफोर इट इज एप्लीकेबल? Bill needs to be passed and it has to be enacted under the law and फिर सिटीजनशिप एक्ट को चेंज किया जाएगा। उसमें जो प्रोविजंस मिसिंग है उनमें सब क्लॉजेस डाले जाएंगे ताकि वो उसको एक कानून की किताब में हमेशा के लिए जकड़ दिया जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल था और ये जवाब भी बहुत अच्छा रहा। आप ये बताइए कि यूएस वगैरह में सिटीजनशिप प्राप्त करना आसान होता है? नहीं, जैसे मैंने आपके पहले वाले आंकड़ों में बताया मैंने कि 5 साल, हमारे बहुत से लोग 5 साल का, बिल्कुल। आप जैसे मैं आपको कुछ कंट्रियों के आंकड़े गिनाता हूँ, आप उनको जरा देखें। यूके में 5 साल के लिए आपको जो है 5 साल के लिए आपको कम से कम रहना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मिलता है। पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पर इंग्लिश जो है 4 to 5 के बीच में हो। कनाडा के लिए जो है 4 से 6 साल, 4 साल
में से 6 साल की आपकी रेजिडेंसी चाहिए। तीसरा है कि आपका फ्रांस का 5 साल की रेजिडेंसी चाहिए, और जर्मनी का थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये कहते हैं कि आपको 8 साल की हैबिचुअल और लीगल होना चाहिए। अब हैबिचुअल का मतलब है, मुझे लगता है, जैसे मैं इंटरप्रेट करता हूँ कि आप वहाँ पे रहने वाले हो और अक्सर रहते हो। हाँ, तो हाँ, इंग्लिश की उनकी रिक्वायरमेंट भी 4 to 5 ही है जी जी। और नीदरलैंड्स वगैरह की इनकी 4 तक तो होनी चाहिए। 5 साल का रेजिडेंस है। यूएस का भी 5 साल का ही है, बट इंग्लिश की उनकी रिक्वायरमेंट भी एक्सेप्ट है। अच्छा हरमन, तुम पूछते हैं जी कि ये प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, कितना वक्त लगता है? इस बहुत अहम टॉपिक सवाल पर है। आने वाला था मैं, और आपने पहले ही पूछ लिया। थैंक यू हरमन, मुझे आपने ये सवाल पहले ही पूछ लिया जी। अभी तक पहले जो थे अप्रैल के आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब 12 महीने तक आपकी प्रोसेसिंग हो जाती थी एप्लीकेशन लॉन्चमेंट के बाद। बट इसके बाद जो है आपकी अभी आज की जुलाई से नई जो अपडेट आई है, 30 जून को अपडेट आया। 30 जून के अपडेट के अकॉर्डिंग आपको 11 महीने 75% एप्लीकेशनें अप्रूव हो जाती हैं, और बाकी जो हैं करीब करीब 14 महीने से 16 महीने के बीच में हो जानी चाहिए। बट इसमें आप प्लीज़ नोट करें, आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और इनमें कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से विलम्ब हो, जिसे डिले हम कहते हैं। वो कारण ये है कि आपकी जो उन सिक्योरिटी चेक्स वगैरह उनमें टाइम लग सके। दूसरी बात, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसी मिस्टेक की है या कि जिनमें बदलाव चाहिए। तीसरी बात, जो है आपके पास केस ऑफिसर के पास, जिसका केस आपका पड़ा हुआ है, उसके पास केस लोड कितना है। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, इनकी वजह से भी डिले हो रहा है। तो उसका जो एक्चुअली उसका दोषी कोई नहीं है, बिकॉज वो इम्प्रूवमेंट होंगे, वो इम्प्लीमेंट होंगे, और स्टाफ ट्रेंड होगा और नए रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो उसके मुताबिक होगा। तो ये जो है एक कंट्री का प्रोफाइल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है उस कंट्री की प्रोफाइल में यहाँ पे जितने सिटीजन बने हैं वो लोग कितने कानून मानते हैं, और उनमें से रिस्क प्रोफाइल क्या है, और वहाँ की कंट्री के मूल निवासियों के साथ क्या क्या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को डिफिकल्टी हुई है। अच्छा, ये काशी दंगवाल कह रहे हैं, 2 बार मैंने सवाल पूछा है, कहते हैं इज इट पॉसिबल टू कम टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट IELTS? Actually, it's a very generalized question which you asked. You can come to Australia as a visitor without IELTS, but I don't know what are your objectives and on what grounds you would like to visit. So I hope you understand that there are certain rules, and under certain categories you can apply that visa, and the eligibility criteria applies for each and every visa application. अच्छा जी, ठीक है। साहिल शर्मा कहते हैं, Sahil, thank you. Are the new laws in effect? I've been in Australia since 2007, got my residency in 2014. Okay. Do I need to wait for another year, or can I apply for citizenship now? Actually, इसको इंटरप्रिटेशन में लोगों को होती है परेशानी। ये कहा जाता है कि 4 साल का आपका जो है एज ए रेजिडेंट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट हमारी ऑस्ट्रेलिया की जो थी, एज ए PR होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर आपने 2014 में लिया है तो आपकी उससे पहले आपके जो भी वीज़ा कंडीशंस नहीं हैं उनके डेज काउंट नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि 12 महीने का आपको पहले था कि आपको अगर सब्टेंटिव वीज़ा में थे तो सब्टेंटिव वीज़ा उसे हम बोलते हैं कि जो मतलब लाइक पक्के वीज़ा नहीं है, बट आपको लीगलाइज्ड वीज़ा है। right. तो उसकी वजह से अगर रहते तो उसके दिन काउंट होते थे। अब ये जो 4 साल का फिक्स किया गया है और 12 महीने मिनिमम, ये रूल अप्लाई रहेगा जी। अच्छा, बिंदिया सचदेव, इफ इमिग्रेशन एक्सेप्ट सिटीजनशिप एप्लीकेशन is still need to do IELTS test, इसका मतलब मैं समझ नहीं रही हूँ, पर अंदाज़ा लगा रही हूँ कि if immigration has accepted citizenship application, आपका इमिग्रेशन ने वो स्वीकार कर लिया, तो फिर उसके बावजूद टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको ये एक्सेप्टेंस कब हुआ, और अगर एक्सेप्टेंस का मतलब है, कहने का मतलब है कि आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया है और आपकी मुझे लेटर आ गया कि आपको टेस्ट पास हो गए हैं और आप सिटीजनशिप के लिए अप्रूव हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद ये रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर फिर कहेंगे कि आप दोबारा से बैठें। क्योंकि अभी क्या रूल में क्या चेंज आने वाला है, इस चेंज में ये है कि आप पहले इंग्लिश टेस्ट देंगे,
आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और एप्लीकेशन के साथ आपके इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट जाएगा, तभी आपको इनविटेशन होगा कि आप टेस्ट के लिए आएँ। तो अगर आपका ये टेस्ट हो गया तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया। और जी अच्छा, अनुप्रीत गुजराल कहते हैं आई हैव अप्लाइड फॉर माय सन सिटीजनशिप इन जून, इन द बिगिनिंग ऑफ जून। सितंबर के महीने में वो हो रहे हैं 18 साल के, इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्या? एक्चुअली टेक्निकली ये देखा जाता है कि आपकी एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन में आपको कितना उम्र थी और वो उसी टाइम का ही रूल अप्लाई होगा। अच्छा जी। बस एक आखिरी सवाल, गुरतेज सिंह कहते हैं इज इट पॉसिबल इन ऑस्ट्रेलिया टू चेंज वीज़ा फ्रॉम द टूरिस्ट टू वर्क परमिट? इफ़ अब ये किस मूल कंट्री के हैं उस पर डिपेंड करता है, और अगर उनके ऊपर नो फर्दर स्टे का इशू नहीं लगा हुआ और कंडीशन नहीं लगी हुई तो आप फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। और काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री से आने वाले लोगों को नो फर्दर स्टे का इशू नहीं होता, तो वो लोग एक्सटेंड करके दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट करके फर्दर स्टे करते हैं। समय समाप्त हो रहा है, सवाल तो बहुत सारे हैं जी। तो देवेश जी, क्या इस प्रोग्राम के बाद आप जवाब दे सकते हैं? जरूर जी दर्शकों, मेरी आपसे निवेदन है एंड आप प्लीज़ इसी ब्लॉग पे आप क्वेश्चन लिखते रहें और मैं आपको एक एक करके आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर मुद्दे हमने कवर करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मिले, पर फिर भी कोई पेचीदा सवाल है तो ज़रूरी है कि हम आपकी बात सुने और आपकी तरफ ध्यान देंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद।